हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के महा मैराथन क्लास के बारे में। यानी आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का महा मैराथन सेशन अटेंड करवा रहे हैं। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 2 भी थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल से जुड़ जाइए आप सभी। अगर आप सभी सीधे पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 भी देख लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। या आप सीधा पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या आप लेटेस्ट वीडियो में भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके वहाँ फाइल सेक्शन में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का 4 साल का पेपर आप देख सकते हैं, और आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि क्या आप सभी के एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में अगर आप पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर के मैकेनिकल ब्रांच के सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स तो आपका खत्म हो गया है, लेकिन आगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, आपका थर्मल है, मॉस है, तो आप सभी सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस PDF को ओपन करते हैं, जहाँ पर आप सभी के साथ सब कुछ बातें करनी हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आप सभी को बताया कि ये आप सभी का पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ, है ना, पार्ट 1। अब आप सभी को थोड़ी देर में ही पार्ट 2 भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा बिल्डिंग पोर्शन को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पूछ लेता है कि वेल्डन की परिभाषा बताओ, या वेल्डिंग की परिभाषा बताओ, या इसके टाइप्स बताओ, या वेल्डिंग की टेक्निक बताओ। उसमें कुछ ऐड कर देता है, या पूछ लेगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो बहुत आसान भाषा में समझेंगे, आप इंग्लिश के ऊपर ना जाएं, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनते चलिए बस, ठीक है। विथ या सुटेबल टेम्परेचर, विथ आर विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, विथ आर विदाउट फिलर मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो आपका मेटल है, कोई भी दो वर्क पीस है, ठीक है, उसको एक सुटेबल टेम्परेचर पे, या फिर आप सभी एक ऐसा प्रेशर लगा करके जहाँ पर टेम्परेचर ना हो, या आप फिलर मटेरियल डाल करके, ठीक है, उन दोनों को परमानेंट ज्वाइंट बनाना ही आपका वेल्डिंग कहलाता है, ठीक है। कोई भी दो मटेरियल है उसको एक सुटेबल टेम्परेचर से जोड़ रहे हो, या आप प्रेशर लगा करके, या दाब और प्रेशर दोनों, मतलब दाब और ताप दोनों लगा करके, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लगा करके, या फिलर मटेरियल की सहायता से जोड़ रहे हो, है ना, उसी को हम कहते हैं वेल्डिंग, ठीक है। अब वेल्डिंग में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने इस नोट्स में लिखा है, आप सभी को पता भी होना चाहिए। आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है और थर्मिट वेल्डिंग है। चलिए, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी क्या क्या बेनिफिट होता है हमको वेल्डिंग से। किसी भी टूटे हुए उत्पाद को या किसी मेटल के लिए दो भागों को एक साथ ज्वाइंट करने के लिए, यानी कोई भी दो आपका मेटल है उसको जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग एक सिंपल प्रोसेस है। वेल्डिंग किया हुआ उत्पाद उतना ही मजबूत होता है जितना कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है। मतलब आप किसी भी पदार्थ को जोड़ रहे हो, पहले वो टूट गया था, अब उसे जोड़ रहे हो, तो जैसी मजबूती पहले टूटे हुए पहले थी, जैसे वो पहले सिंपल में था, वो जोड़ने के बाद भी उतनी ही मजबूती प्रदान करेगा, या उससे अधिक ही मजबूती प्रदान करेगा। ये आपके बिल्डिंग का बेनिफिट है। बिल्डिंग उपकरण ज़्यादा महंगे नहीं होते तथा मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। देखिए, ऐसी चीज़ें ना, जब डिसएडवांटेज और एडवांटेज पूछता है ना, तो अपने आप जोड़ दिया जाता है। कॉस्ट तो हमेशा अपने आप जोड़ दिया जाता है, किस में कम करना है किस में ज़्यादा करना है वो आप उन दो टॉपिकों को देख करके अपने आप से अंदाज़ा लगा लोगे, लेकिन कास्ट को तो हमेशा रखना है। इवन हम लोग भी 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे थे, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, 2-3 एडवांटेज पता है, चौथा पता ही नहीं चल रहा, तो एक में कॉस्ट जोड़ दिया, एक में लेबर, मतलब कुछ भी ऐसा लग देते हैं तो नंबर मिल जाने के चांसेस रहते हैं, 5 नहीं तो 4 तो दे ही देगा, ठीक है। यह सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं या मिश्र धातुओं को वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है। मतलब सिंपल वही है कि जो भी धातुएं हैं उनको जोड़ा जा रहा है, उसमें बस टॉपिक बढ़ाया गया, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है उसको देखना जरूरी है आप सभी के लिए। इस विधि में हार्मफुल गैसेज, ठीक है, इस विधि में हार्मफुल गैसेज और रेडिएशंस का उत्सर्जन होता है। यानी जब वेल्डिंग करोगे तो आपको हार्मफुल गैसेज भी देखने को मिलेंगी, और ऐसे ऐसे रेडिएशंस देखने को मिलेंगी जो हमारे हेल्थ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, दोनों के लिए खतरा हो जाती है, ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस में रेजिडुअल स्ट्रेसेज होती है, इसलिए फटीग रेजिस्टेंस कैपेसिटी कमजोर होती है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, रेजिडुअल स्ट्रेसेज वह स्ट्रेसेज होती हैं, मतलब
जिस कारण ये स्ट्रेस आई रहती है, अगर उसको हटा लें तो ये नॉर्मल स्ट्रेस में आ जाती है। इसी को हम कहते हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेज, यानी इसमें किसी न किसी कारण से क्या होता है, वेल्डिंग करने पर रेजिडुअल स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, अब रेजिडुअल स्ट्रेस हटाने के लिए ही आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जो कि आप इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पढ़े होंगे। तो वही रेजिडुअल स्ट्रेस है जो एक मूल कारण की वजह से आ जाता है। ठीक है, उसी को हटाने के लिए हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हीट ट्रीटमेंट करके उस रेजिडुअल स्ट्रेस को हटाते हैं। यानी वह स्ट्रेस है जो किसी मूल कारण की वजह से, जैसे अपना प्रोडक्ट नॉर्मल था उसमें वो स्ट्रेस आ गया है। ठीक है, इसलिए इसमें फटीग रेजिस्टेंस कैपेसिटी कमजोर होती है। चलिए, वेल्डिंग प्रोसेस में वेल्डिंग वाले हिस्से की संरचना लैटिस स्ट्रक्चर में बदल जाती है। जहां पर आप वेल्डिंग करते हैं वहां पर देखेंगे कुछ इस तरीके से आप सभी का लैटिस स्ट्रक्चर बन जाता है, या मतलब कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर वहां पर बन जाता है। वेल्डिंग जिससे वो भद्दा भी लगता है। वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान अत्यंत दहनशील गैसें और हाई वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसलिए इसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वेल्डिंग करते समय आपको वेल्डिंग जो ग्लास होता है उसको लगाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेल्डिंग पोजीशन के लिए। ठीक है, वेल्डिंग पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से वेल्डिंग पोजीशंस होते हैं देख लीजिएगा, एक एक चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है। इस विधि में वेल्डिंग ढाल 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है एवं वेल्ड एंगल भी 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि यह एक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है। इसमें जो वेल्डिंग ढाल होगा, ठीक है, वेल्डिंग का जो स्लोप होगा, है ना, वेल्डिंग करने का जो स्लोप होगा वो 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, और जो आपने वेल्डिंग किया है उसका जो एंगल होगा वो 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। यानी इसमें दोनों वेल्डिंग स्लोप, याद करना 2 वर्ड बस, जो भी वेल्डिंग टेक्निक है, वेल्डिंग पोजीशन है, उसमें 2 ही वर्ड याद करना है। क्या? एक आप सभी का वेल्डिंग स्लोप और एक आपका वेल्डिंग एंगल। ठीक है, तो आपके फ्लैट में क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, इस फ्लैट जो आप सभी का वेल्डिंग है, इसमें क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, जहाँ पर आपने वेल्डिंग करा है, ठीक है, वो आप सभी का 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, और आपका जो यहाँ का स्लोप होगा वो भी आपका 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पहली वेल्डिंग पोजीशन हो गई जिसे हम फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं। दूसरा है इंक्लाइंड पोजीशन। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर है। अब आप इसमें देखेंगे कि इस विधि में जो स्लोप होगा वो 10 डिग्री से तो अधिक होगा, परंतु 45 डिग्री से आप सभी का कम होगा, लेकिन जो घुमाव कोण होगा वो 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा। ठीक है, जो घुमाव कोण होगा वो 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस विधि में जो स्लोप होगा वो 10 डिग्री से अधिक नहीं होगा, फिर से वही फ्लैट वाली हाल आ गई, लेकिन जो आप सभी का घुमाव कोण होगा वो 10 से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम रहता है। ठीक है, तो जो आपका वेल्ड एंगल होगा वो हल्का सा 90 डिग्री से आप सभी का कम रहने वाला है। तो ये आपकी 3 पोजीशन हो गई, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक आपका इंक्लाइंड पोजीशन और एक आप सभी का फ्लैट पोजीशन। ठीक है, तो आप तीनों पोजीशन को देख सकते हैं, बस इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आपको फिगर भी बनाने आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है आप सभी देख सकते हैं, इंक्लाइंड किस तरीके से होता है, ठीक है, किस तरीके से ये इंक्लाइंड है, और फिर यहाँ पर इसका स्लोप भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर बना है तो इसमें स्लोप थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये आप सभी का स्लोप ही है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका वेल्डिंग एंगल है जो इसके क्यूबिक के सापेक्ष यहाँ से, क्योंकि एंगल तो आप एक सरफेस से ही मानेंगे ना, तो इस तरीके से वो 90 डिग्री से कम दिखा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री से कम दिखा रहा है। चलिए, 90 डिग्री से कम, अधिक नहीं है। हाँ, चलिए, अब हमारा एक आता है वर्टिकल पोजीशन। कुछ इस तरीके से आप सभी का वर्टिकल पोजीशन है। वर्टिकल पोजीशन में क्या होगा कि स्लोप 45 डिग्री से अधिक रहता है। स्लोप जो होगा वो आपका 45 डिग्री से तो अधिक रहता है, जबकि घुमाव कोण 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। जो घुमाव कोण होगा वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। ये आप सभी का क्या है, वर्टिकल वेल्डिंग। स्लोप जो है वो, स्लोप यहाँ पर कितना बताया जा रहा है, यहाँ पर स्लोप जो है वो 45 डिग्री से अधिक रहता है। इसमें जो आपका एग्जांपल लिया गया है इसमें स्लोप 90 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा हॉरिजॉन्टल है, और रोटेशन जो है आप सभी का वो यहाँ पर भी 0 से 180 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर भी जो लिया गया है आप सभी का रोटेशन जो है वो 90 डिग्री का लिया गया है। ठीक है, चलिए, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेल्डिंग टेक्निक। इसमें वेल्डिंग टेक्निक कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है हमारा लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप सभी फिगर को देख लिए। अब आइए इसमें थ्योरी जो लिखी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में वेल्डिंग दाईं तरफ से की जाती है। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग है तो आप सभी लेफ्ट को दायां कहते हैं, है ना। लेफ्ट में दायां से ही की जाएगी। लेफ्ट में क्या की जाएगी, दाईं तरफ से की जाएगी। ये पूरी तरीके से अपोजिट है। कैसी है मेरे प्यारे साथियों, अपोजिट है। मतलब अगर लेफ्ट दिया है तो राइट, ठीक है, यानी दाईं तरफ से की जाएगी। इसमें ज्वाला की गई वेल्डिंग से आगे चलेगी। जो फ्लेम होगी वो की गई वेल्डिंग से आगे चलेगी। देखिएगा यहाँ पर कि ये आपकी वेल्डिंग है और यहाँ पर राइट से वेल्डिंग आप सभी की हो रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वेल्डिंग किया जा चुका है। अब जो ज्वाला है यहाँ पर आ रही है इसकी, है ना, और ज्वाला जो है आप सभी की वेल्डिंग जो की गई है उसके आगे चल रही है। इतना आप सभी को मुझे लग रहा है समझ में आ गया है। एवं फिलर मटेरियल, फिलर जो रॉड है ज्वाला से आगे चलाई जाएगी। भाई फिलर रॉड जो है ये देखिए आपके ज्वाला जो है, ये देखिए यहाँ पर ज्वाला आ रही है और ये फिलर रॉड, ठीक है, ये दोनों आगे ही चल रहे हैं। यह टेक्निक का उपयोग 3 mm तक की मोटाई से कार्यखंडों को जोड़ने में होता है। इस प्रक्रिया में टॉर्च 8 से 70 एवं फिलर रॉड को 30 से 40 डिग्री के कोण पर रखते हैं। यानी आप सभी देखेंगे तो टॉर्च जो है, ये आपकी ये टॉर्च दिख रही होगी, है ना, ये टॉर्च का जो एंगल है वो 60 से 70 रखे हैं और फिलर रॉड जो यहाँ पर दिख रहा है ना, इसका जो एंगल है वो 30 से 40 डिग्री रखा गया है। और इसमें जो फ्लेम होगा वो आगे चलेगा और फिलर रॉड का जो मटेरियल होगा वो भी आगे रहेगा। इसमें वेल्डिंग दाहिने तरफ से की जाएगी, ठीक है, और वेल्डिंग जो होगी वो जो की गई वेल्डिंग होगी उसके आगे होगी। इतना पॉइंट है, मुझे लगता है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। राइट वर्ड वेल्डिंग में क्या होगा, प्रक्रिया में वेल्डिंग बाईं तरफ से चलेगी, यानी राइट वर्ड है तो बाईं तरफ से चलेगी। अब बाईं तरफ से चलेगी तो इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसमें ज्वाला को वेल्डिंग की तरफ चलाते हैं, यानी जो फ्लेम होगी आप सभी की वो वेल्डिंग की तरफ चलाएंगे, ठीक है। और इसमें फिलर रॉड को ज्वाला के पीछे से चलाते हैं। इसमें फिलर रॉड जो है देखिएंगे कि आपके ज्वाला के पीछे से चला रहे हैं, ज्वाला के पीछे से चला रहे हैं फिलर रॉड को। और इसका प्रयोग 5 mm से अधिक मोटाई के कार्यखंडों को जोड़ने में होता है, यानी 5 mm से जो अधिक कार्यखंड हैं उनको जोड़ने में इसमें इसका प्रयोग होगा। इस प्रक्रिया में टार्च जो है वो 40 से 50 डिग्री पर रहेगा और फिलर रॉड है वो 30 से 40 डिग्री पर होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस जो फ्लेम है वो वेल्डिंग की तरफ चलाएंगे, यानी आप सभी का वेल्डिंग यहाँ पर हो रहा है, देखेंगे ये आपका राइट वर्ड वेल्डिंग है तो यहाँ पर दाहिनी तरफ से चलाया जा रहा है। और जो फ्लेम है, ठीक है, वो फ्लेम फिलर रॉड को ज्वाला के पीछे से चलाएंगे, यानी फिलर रॉड जो है वो ज्वाला यहाँ पर आ रही है तो फिलर इसके पीछे चलाएंगे। और इसका एंगल देख लीजिएगा तो टार्च का एंगल 40 से 50 है और यहाँ पर 30 से 40 डिग्री का फिलर रॉड है, एंगल पे है। और ये 5 mm तक की मोटाई को या उससे अधिक की मोटाई को जोड़ने के लिए काम आता है। अब हमारा आ जाता है गैस वेल्डिंग, ठीक है। गैस वेल्डिंग का कुछ इस तरीके का डायग्राम है। अब आप सभी इसको पूरा सा थ्योरी थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत आप सभी के लिए आसानी होने वाली है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पहले मोटा मोटा सुन लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें यह होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपका कोई भी 2 मटेरियल है जिसको हमको जोड़ना है। जहाँ पर जुड़ना है, दोनों मटेरियल जहाँ पर जुड़ना है वहाँ पहले हम उसको गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे, वो पिघलने की हल्की सी अवस्था में आ जाएगी। फिर हम फिलर रॉड से उसमें फिलर मटेरियल डाल देंगे और फिर उसको कुछ प्रेस नहीं करेंगे, वो अपने आप जुड़ जाएगा। यही आपका गैस वेल्डिंग है मेरे प्यारे साथियों। मुझे लगता है कि आसानी से आपको समझ में आ गया है। पहले उन दोनों सरफेसेज को हम गर्म करेंगे और उन्हें पिघलाने की अवस्था में थोड़ा सा लाएंगे, फिर उसमें आपका फिलर मटेरियल डाल देंगे। फिलर मटेरियल डाल करके उन दोनों को छोड़ देंगे वैसे और वो दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। यही आप सभी का गैस वेल्डिंग है। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये कि यहाँ पर इसको जोड़ना है, ठीक है। आपकी ब्लो पाइप से यहाँ पर गर्म किया जा रहा है और ये फिलर रॉड से यहाँ पर डाल दिया जा रहा है, ठीक है। इसको पूरा देखिए, इसको भी जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो दोनों को पूरी तरीके से हीट करके यहाँ पर इतनी दूर तक आपने गर्म कर लिया और जोड़ना तो यहाँ पर है। तो देखिए ये फिलर रॉड से यहाँ पर डाल दिया आपका फिलर मटेरियल, ठीक है। तो ये आप सभी की गैस वेल्डिंग है। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यह एक ऐसी वेल्डिंग है जिसमें 2 कार्यखंडों को जोड़ने के लिए उनकी सतह को संलग्न तापमान तक, ठीक है, गर्म करके पिघला करके आपस में जोड़ा जाता है। इसमें पूरक धातु यानी फिलर मटेरियल का प्रयोग करके बिना दाब डाले ही, यानी प्रेशर नहीं लगाना है, वेल्डन करते हैं। धातुओं की सतह को पिघलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और ऊष्मा को ईंधन गैसों को जला करके प्राप्त किया जाता है, जो कि ब्लो पाइप से आ रहा है।
ईंधन गैस को जलाकर ऊष्मा प्राप्त करके धातु को आपस में जोड़ने का कारण इस वेल्डिंग को गैस वेल्डिंग कहा जाता है। कुछ मैंने यहाँ पर पीले पीले में लिखा है, देखते हैं क्या है। ऐसी वेल्डन विधि जिसमें जोड़े जाने वाले भागों को गैस संलग्न तापमान तक गर्म करते हैं उसको हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो इसमें फ्यूजन वेल्डिंग भी होता है। और इसमें मैंने नोट पॉइंट दिया है कि ईंधन गैसों के रूप में एसिटिलीन गैस सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। ये आपके वाइबा वगैरह में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें। चलिए बाकी और चीज़ें जो भी हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग पूछ लेता है, तो ये एक हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है और लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है। इतना ही आपको इसमें देखना है, ज़्यादा कोई परेशान नहीं होना है। अगला है फ्लेम, ज्वाला है। ज्वाला क्या है इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। ज्वाला वही है मेरे प्यारे साथियों, जब आप अपनी जो भी बाइक वगैरह है उसको कहीं कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसे आप जाते हो वेल्डिंग कराने के लिए, तो जो वो टार्च लंबी से लिए रहता है गैस वेल्डिंग में, जो उसकी टिप पर मुझे लगता है कि 2, 3 या 4 mm की जो हल्की सी फ्लेम निकलती रहती है, ठीक है, नीला और हल्का सा लाल के और पीले के को लेकर के, वही आप सभी की फ्लेम है ना। इसको आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। गैस वेल्डिंग टेक्निक में गैस ही ईंधन की तरह प्रयोग की जाती है। जो आपकी गैस है वही ईंधन की तरह प्रयोग करते हैं। जब किसी ज्वलनशील गैसों को वेल्डिंग टार्च की टिप पर ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी आपको पता है कि जो जलना है तो वायु की उपस्थिति में जलना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना है, लेकिन वो जो आप सभी की टार्च है उसकी टिप पर जो जलता है, ठीक है, वही आपकी ज्वाला कहलाती है, वही आपकी फ्लेम कहलाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला है टाइप्स ऑफ फ्लेम। ब्लो पाइप से निकलने वाली ज्वाला को ऑक्सीजन और एसिटिलीन के अनुपात के आधार पर 3 प्रकार से बांटते हैं, यानी ऑक्सीजन का रेशियो और एसिटिलीन का रेशियो निकाल करके फ्लेम को हम 3 तरीके के फ्लेम में डिवाइड करते हैं। पहला आप सभी का आता है उदासीन फ्लेम, यानी न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है? यह एक ऐसी ज्वाला होती है जो पिघली धातु पर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं करती, यानी ये ऑलरेडी न्यूट्रल है। इसी बात को ध्यान रखना है कि यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं करती है, अर्थात उस धातु के प्रति क्या रहती है? उदासीन रहती है, न्यूट्रल रहती है। इस ज्वाला में ऑक्सीजन व एसिटिलीन का अनुपात 1:1 होता है, यानी आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो भी अनुपात होगा वो बराबर होगा। और ये एक न्यूट्रल है फ्लेम है, और न्यूट्रल फ्लेम का तो डेफिनेशन लिख ही रहे हो। इसमें किसी प्रकार का रासायनिक जो है रिएक्शन नहीं होना है यहाँ पर, और ये जो भी धातु है उसके प्रति जो है वो न्यूट्रल रहने वाली है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम आदि का बिल्ड करने के लिए इस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। अब ये आप सभी बनाएंगे, है ना, न्यूट्रल फ्लेम का जो है अपना फिगर बनाकर दिखाएंगे। अब इसमें बगल में क्या लिखेंगे? टेम्परेचर एट द इनर कोन, यानी इनर का मतलब क्या होता है और आउटर का मतलब क्या होता है, आप सभी समझ सकते हैं, ठीक है। आउटर है आप सभी का, तो आउटर पर जो रहता है वो कम रहता है 1260, लेकिन इनर जो है आप सभी का अंदर, यहाँ पर देखेंगे एक फ्लेम ऐसे बनती हुई नजर आ रही है, इसका 3232 डिग्री अनसेंटीग्रेड रहता है, और यहीं से आप सभी को पिघलता है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, वो जल्द से जल्द कोई भी धातु पिघल जाती है, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम हो गया। अगला हमारा आता है कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम। इसमें भी कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप सभी को एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपने 3 फ्लेम देखी, एक न्यूट्रल फ्लेम, एक कार्बोराइजिंग फ्लेम, और तीसरा देखोगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, है ना, ऑक्सीजन फ्लेम करके, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम करके कहोगे। देखिए आप सभी को पता है कि ये 2 अनुपात के ऊपर हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। किस किस के अनुपात? एसिटिलीन और एक ऑक्सीजन, है ना। तो आपने देखा कि न्यूट्रल में एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का जो अनुपात था 1:1 का था। अब कार्बोराइजिंग आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर एसिटिलीन की जो मात्रा होगी वो ऑक्सीजन की मात्रा से ज़्यादा होगी, और अगर आपका ऑक्सीजन आएगा तो डेफिनेटली आप जान लीजिएगा कि आपके ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो एसिटिलीन की मात्रा से ज़्यादा होगी। बस इतना ही आपके जो कार्बोराइजिंग और आपके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में है। पढ़ लेते हैं बहुत आसानी से। यह एक ऐसी ज्वाला होती है जिसमें एसिटिलीन की मात्रा है ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है। इस ज्वाला में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होने के कारण इनके बीच का क्षेत्र जो है वो दिखता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इनकी जो इनके बीच का क्षेत्र रहेगा जहाँ पर फ्लेम बनती है, ठीक है, वो दिखता रहेगा। इसके मध्य के क्षेत्र में सफ़ेद गर्म कार्बन के भाग होते हैं। यही कण वेल्डन प्रक्रिया के दौरान पिघली धातु में जल जाते हैं, इसलिए इस ज्वाला को हम कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है कहने का, ध्यान से अच्छी तरीके से इसको समझेंगे क्या कहता है ये।
देखिए ये कह रहा है कि इसके मध्य के क्षेत्र में सफ़ेद गर्म कार्बन के कण होते हैं। यही कण वेल्डेन प्रक्रिया के दौरान पिघली धातु में जो जल जाते हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कार्बोनाइजिंग फिल्म। तो जो सफ़ेद गर्म कार्बन के जो कण होते हैं वही आपकी वेल्डिंग प्रक्रिया जब हो रही होती है तो उसमें वो जल जाते हैं, ठीक है, यही है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? एल्यूमिनियम, लेकिन मेन पॉइंट जो है वही है कि आपके जो एसिटिलीन की मात्रा है वो ऑक्सीजन की मात्रा से ज़्यादा है, तथा उसके मिश्र धातुओं को वेल्ड करने की प्रक्रिया इस ज्वाला का प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम और उसके मिश्र धातुओं को वेल्ड करने के लिए। अगला है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा? एसिटिलीन की अपेक्षा जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है अधिक होगी, ठीक है। इस ज्वाला का प्रयोग धातु की कटाई से पहले गर्म करने के लिए किया जाता है। तो यानी कोई भी धातु अगर हम काट रहे हैं, है ना, तो उसके पहले इस फ्लेम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कांसा, पीतल इत्यादि अलग धातुओं को वेल्ड करने में किया जाता है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। वह है आप सभी का क्या? यह है आप सभी का ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो आप सभी को पता है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को ही हम गैस वेल्डिंग कहते हैं, है ना। तो अभी ऊपर मैंने आप सभी को गैस वेल्डिंग अच्छी तरीके से समझा दिया कि उसमें क्या होता है कि दो जो वर्क पीस को हम वेल्ड कर रहे हैं उनके दोनों सतहों को फ्यूजन टेम्परेचर तक हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और फिलर मटेरियल को बिना दाब लगाए हुए हम जो फिलर मटेरियल डाल करके बिना दाब लगाए हुए जोड़ेंगे, वही आपकी गैस वेल्डिंग है, वही आपकी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है। इसमें आप सभी का ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो मात्रा है वही डिपेंड करती है। बाकी टेम्परेचर वगैरह दिया है, आप सभी उसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब इसमें आता है आप सभी का इंपॉर्टेंट एक और है, वो है मिग और टिग वेल्डिंग, ठीक है। तो मिग वेल्डिंग पहले क्या है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिगर का आप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और बहुत इजी सा डायग्राम है। बस आप सभी को इसको अच्छी तरीके से समझना है। पहले हम प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप सभी को फिगर समझाने की कोशिश करते हैं। इस वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है और जो एग्जामिनर भी देखता है वो देखता है, मिग का इलेक्ट्रॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। यानी आपका जो इलेक्ट्रोड होता है मिग वेल्डिंग का, वो इलेक्ट्रोड जो होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैंने कह दिया, इलेक्ट्रोड है, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इसमें फिलर मटेरियल की आवश्यकता होती है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे जो लिखा है इसमें होता क्या है प्रोसीजर में कि मेटल का एक तार लिया जाता है, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य कर रहा होता है, और जो ये मेटल का तार लिया जाता है वह उसी वर्कपीस का होता है जो आपके वर्कपीस का हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं। इस बात का ध्यान रखें, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। इसमें मेटल और वर्कपीस के बीच आर्क उत्पन्न किया जाता है। जो भी मेटल है और जो है वर्कपीस, ठीक है, इसके बीच हम क्या करेंगे? आर्क उत्पन्न करेंगे, जिससे इलेक्ट्रोड का तार जो है आर्क से पिघल जाता है और कार्यखंड को गर्म करके पिघला देता है। सेम काम वही ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग वाला हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप सभी के जो गर्म कर रहे हैं दोनों सतहों को, वो विद्युत आर्क के माध्यम से गर्म कर रहे हैं। और जब आप सभी का जो दोनों सतह है वो गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रोड का जो है यूज करके, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु का होगा, ठीक है, यूज करके आपके जो भी वेल्डिंग प्रोसेस है उसको डन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का आप सभी का मिग जो है वेल्डिंग आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका देखेंगे तो ट्रिगर है, इसके माध्यम से आप सभी को कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर विद्युत प्रदाय लगा हुआ है, यानी यहीं से आप सभी का आर्क जनरेट करेंगे और यहाँ से होते हुए, पाइप से होते हुए, ठीक है, यहाँ पर कार्यखंड पे आएगा और आप सभी को उसको पिघला देगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या है वेल्डिंग प्रोसेस, वो भी मिग वेल्डिंग, ठीक है। चलिए अगला हमारा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज या एप्लीकेशन दिया है हमारे में, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज में क्या होता है? एक वेल्डिंग जो है वो तीव्र वेल्डिंग होती है। कौन सी वेल्डिंग? आप सभी की मिग वेल्डिंग। इसमें किसी भी प्रकार की फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसमें फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती, इसमें फिलर मटेरियल की आवश्यकता होती है। इस वेल्डिंग की वेधन क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। एप्लीकेशन है, इसका उपयोग भारी उद्योग, मोटर, गाड़ी, प्रेशर कंटेनर, बॉयलर, शिप्स आदि में किया जाता है। मिग वेल्डिंग आप सभी का यहाँ पर खत्म हो गया। अगला आता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, जिसे हम टिग वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। ऊपर आपने मिग में देखा है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता था, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रोड होता था उसी धातु का होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है तो कंज्यूमेबल
जो इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल, वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, बस इसमें भी सेम कंडीशन है। देख सकते हैं कि पावर दिया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर वर्कपीस को यहाँ पर पॉजिटिव दिया जा रहा है और ये नेगेटिव यहाँ से नीचे से ले लिया जा रहा है वर्कपीस के। ठीक है, और फिर यहाँ पर फिलर रॉड लगाया गया है। ठीक है, और नोजल के माध्यम से चीज़ों को गर्म करके यहाँ पर पिघलाया जा रहा है। फिलहाल चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। इस प्रोसेस में आर्क जनरेट करने के लिए टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, उसमें जो होता था वो उसी के क्या नाम है, जो भी मेटल का हम जोड़ रहे होते हैं उसी का रहता है इलेक्ट्रोड, लेकिन इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड किया जाता है। ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है तथा अन्य प्रकार की वेल्डिंग की तरह इस वेल्डिंग में ऑक्सीजन जो है वो बाधा उत्पन्न करती है। इसके लिए अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। इस प्रोसेस में एक आर्गन गैस सिलेंडर, वेल्डिंग टार्च तथा आर्क के साथ एक निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। कंडीशन आप सभी देख सकते हैं, बस वही है। पावर सप्लाई किया और यहाँ पर एक नोजल के माध्यम से इस दोनों सरफेसेस को गर्म किया और यहाँ पर फिलर रॉड डाल करके अपना वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए प्रोसीजर सेम है, बस इसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है आपका यूज किया जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आना है। फिगर में थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि फिगर बनाओगे तो कुछ गड़बड़ भी लिखोगे, नंबर पूरे आने हैं। ठीक है, चलिए इस प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में वेल्ड किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में जो है वेल्डिंग को किया जा सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा बहुत पतले शीट पर वेल्डिंग किया जा सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा बहुत पतले शीट पर भी वेल्डिंग किया जा सकता है। ठीक है, यह लौह और अलौह धातुओं को समान रूप से जोड़ता है। मतलब आप लौह और अलौह धातुओं को भी जोड़ सकते हैं, बहुत पतली शीट पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी वेल्डिंग पोजीशन में इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन देख लेंगे तो वही लौह और अलौह और मिश्र धातुओं को जोड़ने में हो रहा है। ठीक है, विभिन्न उच्च ताप वाले मिश्र धातुओं को जोड़ने में हो रहा है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, सोना, चांदी इत्यादि को जोड़ने में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बताया गया कि बहुत पतले शीट पर वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग जो कि आप सभी की रेलगाड़ियों में यूज होता है। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग में बस कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्रूसिबल लगा हुआ है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है आप सभी का स्लैग है। ठीक है, और मोल्टन आयरन है। बस इसमें आप थर्मिट वेल्डिंग का ना पटरी वाली अगर वीडियो देख लोगे तो उसमें आप सभी को समझ में आ जाएगा कि आपकी दो पटरी होती है। ये जो प्रोसीजर है ना, इसको इसके दोनों के बीच में लगा देते हैं, फिर अपना जो भी है इसको पूरी तरीके से यहाँ से पूरा गर्म कर देते हैं। फिर बाद में जब हमारा वेल्डिंग प्रोसेस हो जाता है तो दोनों को इसको निकालेंगे और उसके बाद फिर उस पर लोहा ठोक ठोक के जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको फिनिश करेंगे और हमारा वेल्डिंग प्रोसीजर हो जाता है। जैसे ये दो आप एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये दो आपकी पटरियाँ हैं ना, दो आपकी ये पटरियाँ हैं। अब इन्हीं को जोड़ना है ना, तो इसमें थोड़ा सा गैप भी उनको देना होता है। ठीक है, लेकिन पूरा जो है जोड़ना होता है। लेकिन जहाँ पर गैप जोड़ना है वो तो अलग बात है, वो तो फिटिंग की बात है। यहाँ पर हमको जोड़ना है तो ये जो प्रोसीजर आपको दिख रहा है ना, इस पूरे प्रोसीजर को यहाँ पर आप सभी पूरा अटेंड कर देते हैं। और यहाँ पर जो आप सभी का ये क्रूसिबल हॉपर दिख रहा है ना, जहाँ से सब कुछ डाल रहे हैं ना, तो ये ऊपर रहता है। फिर यहाँ से जो भी अपना डालना है एल्यूमिनियम स्लैग, मोल्टन आयरन वगैरह, ठीक है, डाल करके देखेंगे ये ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर पूरा आ रहा है पटरियों के बीच में। ठीक है, फिर डाल देंगे और जो भी हमारा टेम्परेचर रखना होता है लगभग 3-3,500 का टेम्परेचर रख करके जब हमारा जो है बहुत ज़ोरों से यहाँ पर केमिकल का रिएक्शन कराएंगे, है ना, केमिकल का रिएक्शन कराएंगे और बहुत ज़ोरों से आग लगेगी और हमारा दोनों भी जो है पिघल करके आपस में जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो उसको हमको तोड़ के पूरा निकाल लेंगे और हमारा जो वेल्डिंग है वो सुरक्षित मिल जाएगा। देखेंगे इसमें आयरन ऑक्साइड है और एल्युमिनियम, इसका जो अनुपात है आयरन ऑक्साइड का और एल्युमिनियम का 3:1 है। ठीक है, और इसको मिला करके बेरियम का पाउडर बनाएंगे। टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। देखेंगे इसमें कुछ है नहीं। यह एक ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, जैसा मैंने बताया है। और कार्यखंडों के सतहों को पिघलाकर आपस में जोड़ते हैं। कार्यखंडों को सतहों को पिघलाएंगे और आपस में जोड़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन होगा और बहुत ज़ोरों से आग लगेगी, 3000 का तापमान निकलेगा। इस वेल्डिंग को हम थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का पाउडर 3:1 जो कि बेरियम पेरोक्साइड के साथ जलाया जाता है। 3000 सेंटीग्रेड तक की ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक एक्सोथर्मिक वेल्डिंग रिएक्शन है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक एक्सोथर्मिक वेल्डिंग रिएक्शन है। ठीक है, इस क्रिया में तापमान अधिक होने के कारण इसमें बनी ऊष्मा आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड को पिघला देती है और पिघला हुआ मिक्सचर ही थर्मिट मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, थर्मिट मिक्सचर को कार्यखंड के वेल्ड करने वाले सतह पर डालते हैं। ठीक है,
थर्मिट मिक्सचर का तापमान अधिक होने के कारण वर्कपीस में के धातु भी कुछ मात्रा में पिघल जाते हैं और थर्मिट मिक्सचर के साथ एक अच्छा और मजबूत वेल्डिंग बनाते हैं। तो ये आपका वेल्डिंग है। अब इसका एक वीडियो देख लेंगे रेलगाड़ी वाला, तो आपको 10-12 मिनट में समझ में आ जाएगा। बाकी मोटा मोटा वही है कि दो पटरियों के बीच में जो हमारा थर्मिट वेल्डिंग प्रोसीजर है उसमें इसको लगाएंगे, थर्मिट मिक्सचर ऊपर डाल करके और केमिकल रिएक्शन कराएंगे। केमिकल रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि जोरों से आग लगेगी और 3000 अंश सेंटीग्रेड का तापमान मेंटेन होगा और जो आपका थर्मिट मिक्सचर है वो भी उसमें थोड़ा सा चला जाएगा और बगल की जो भी दोनों पटरी जुड़ रही हैं, है ना, पटरियों जुड़ने के वाले जो भाग सतह हैं, सरफेस है, वो भी पिघल जाएगा और वो आपस में जुड़ करके एक बढ़िया सा वेल्डिंग बना देगा। ठीक है, देख सकते हैं एप्लीकेशन में रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। बड़े मशीनों में वेल्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बड़े बड़े कार्यखंडों को जोड़ने के लिए ही आपका थर्मिट वेल्डिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग में दो तरीके की वेल्डिंग है, एक प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग और एक नॉन प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। तो इसको ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पूछेगा तो सिर्फ थर्मिट वेल्डिंग ही पूछने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब समय आप सभी के पास बहुत सारा कम है। यूज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग का क्या क्या यूज हो सकता है उसको हम देखेंगे अच्छी तरीके से, है ना। रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए, बड़े मशीनों में वेल्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बड़े मशीनों में वेल्डिंग करने के लिए, रिमोट के अंदर लगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप सोचोगे कि रिमोट के अंदर जो है इतना बड़ा प्रोसेस कैसे अपनाएंगे, तो वहाँ पर इक्विपमेंट जो है वो छोटे यूज किए जाते हैं। ठीक है, भारी पाइपों को भी इस विधि द्वारा वेल्डिंग किया जाता है। जो गार्डर और शाफ्ट है, यानी आप अगर घरों में देखे होंगे तो आपका एक लगा रहता है ऊपर की तरफ, जो लैंटर पड़ता है उसके ऊपर नीचे जो है अपना गार्डर लगा रहता है। ठीक है, ऐसे जो कि रेल की पटरी ही समझो होता है, लेकिन वो कुछ अलग डायरेक्शन में होता है, इत्यादि का इस विधि द्वारा वेल्डिंग जोड़ा जाता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक वेल्डिंग आमतौर पर तांबा कंडक्टर के लिए उपयोग की जाती है। कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील को इस विधि द्वारा जोड़ना आसान होता है। ये 7-8 जो हैं आप सभी के क्या थे, यूज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग थे, जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। अब पूछता क्या है मेरे प्यारे साथियों, टिग और मिग वेल्डिंग में अंतर, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, तो एक दो अंतर तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि इसमें आपका टिग में क्या करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और मिग में क्या करते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में एसी और डीसी दोनों ही पावर स्रोतों पर कार्य करता है। ठीक है, या सिर्फ डीसी पावर स्रोत पर ही काम करेगा मिग वेल्डिंग। ठीक है, सील्डिंग है तो यानी जमाव है तो सिर्फ इनर्ट गैसों उनका मिश्रण होता है। ठीक है, इनर्ट गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है मिग वेल्डिंग में। ठीक है, ये आपका टिग वेल्डिंग तीव्र वेल्डिंग है, लेकिन मिग वेल्डिंग इससे भी अलग तीव्र वेल्डिंग है। ठीक है, इसमें अलग से फिलर मटेरियल डालना पड़ता है, इलेक्ट्रोड ही फिलर मटेरियल का काम करता है। ठीक है, जो आपका उसी धातु का इलेक्ट्रोड होता है ना, इसीलिए वो फिलर मटेरियल का काम कर लेता है। इस प्रक्रिया में दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में एक हाथ से ही पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसमें 600 एम्पीयर तक की धारा प्रयोग होती है, इसमें 350 एम्पीयर तक की धारा प्रयोग होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इतना आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे इतना जूम कर दिया हूँ, मुझे लगता है कि इतने में आप सभी का काम हो जाएगा। ठीक है, अगला है परक्यूजन वेल्डिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग रहने वाली है, परक्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एसी लगा हुआ है। परक्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, बस ये है, आप सभी देख सकते हैं कि इन दोनों को वर्क पीस है और यहाँ पर फोर्स्ड आर्म लगा हुआ है और एसी धारा है। इन दोनों वर्क पीस को जोड़ा जाता है परक्यूजन वेल्डिंग के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है और ये मूवेबल आर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझेंगे। और ये आपका बताया जा रहा है कि ये फ्लैश बट वेल्डिंग है। ठीक है, तो यानी दो धातुओं को ऐसे ही बट ज्वाइंट बनाना ही आपका फ्लैश बट वेल्डिंग है। तो ये फ्लैश बट वेल्डिंग है। इसमें क्या है समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्यखंडों को हम क्षणिक आर्क जनरेट करके, मतलब बहुत कम समय के लिए आर्क जनरेट करेंगे और उतने आर्क जनरेट करने से ही आपका जो कार्यखंड है वो पिघल जाएगा, प्लास्टिक अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, और फिर उन्हें आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार की वेल्डिंग को हम परक्यूजन वेल्डिंग कहते हैं और इसमें फ्लैश बट वेल्डिंग के समान ही माना जाता है। लेकिन इसमें अंतर यह है कि जो आपका ऊर्जा स्रोत होगा वो कंडेंसर के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्जर लगा होता है। तो यानी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एसी, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्षणिक आर्क जनरेट करके इन दोनों को क्या किया जाता है कि बहुत जल्दी से ही गर्म कर लिया जाता है और इन्हें प्लास्टिक अवस्था तक ला कर ही आप सभी को क्या किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है। ये आपके परक्यूजन वेल्डिंग हो गया। ठीक है, चलिए अब परक्यूजन वेल्डिंग के आप सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम सभी देख सकते हैं। ठीक है, जब वेल्डिंग किया जाता है तो वेल्डिंग करते समय कार्यखंडों को कम नुकसान होता है। जब वेल्डिंग किया जाता है तो
वेल्डिंग करते समय कार्यखंड को क्या होता है, कम नुकसान होता है। जब कार्यखंड कठोर हो तब भी वेल्डिंग बिना खतरे के आसानी से किया जा सकता है। यानी वेल्डिंग करते समय हमको कार्यखंड को नुकसान कम होगा। दूसरा, अगर कार्यखंड कठोर है, वो जुड़ नहीं रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा आर्क रहता है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म कर देता है प्लास्टिक अवस्था में कि खतरा वहाँ पर नहीं रहता। ठीक है। विभिन्न प्रकार के चालकता और द्रव्यमान वाले कार्यखंड को वेल्डिंग भी आसानी से की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के चालकता और विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान वाले जो भी कार्यखंड होंगे अलग अलग हैं। ठीक है, उनका भी वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। वेल्डिंग करते समय लगने वाला प्रत्येक क्षण 0.1 सेकंड से कम होता है। यानी आर्क जो है वो 0.1 सेकंड से कम का भी जो है आर्क वहाँ पर जनरेट करा रहे हैं, इतने में ही पूरा वो गर्म कर दे रहे हैं। ठीक है। तो आर्क जो है एक बार में कई बार जनरेट कराते हैं छड़ी का आर्क। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परक्यूजन वेल्डिंग से क्या क्या हानियाँ हैं। 600 mm स्क्वायर से अधिक बड़े कार्यखंड को वेल्डिंग इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। 600 mm से अधिक स्क्वायर से अधिक कार्यखंड का वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है इसमें। इस वेल्डिंग की केवल कार्यखंड को आमने सामने रखकर ही किया जा सकता है। यानी इसमें फ्लैश बट वेल्डिंग जैसा बताया गया, तो यहाँ पर आमने सामने ही जोड़ा जा सकता है और इसमें और भी कोई भी टेक्निक यूज नहीं की जा सकती। ठीक है, और किसी डायरेक्शन में नहीं जोड़ा जा सकता। इस वेल्डिंग को एक निश्चित क्षेत्रफल से अधिक भाग पर वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। इस विधि में वेल्डिंग को एक निश्चित क्षेत्रफल से अधिक भाग पर वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी आप सभी का देख सकते हैं कि जहाँ पर ये आर्क जनरेट कर रहा है, तो एक निश्चित क्षेत्रफल ही है कि इसके बीच में ही वेल्डिंग किया जा सकता है और इसके अलावा वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। इस वेल्डिंग के कार्यखंड पर आसानी से धूल और तेल जम सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो उसके लिए सफाई वगैरह का ऑप्शन बना है, उसको टेंशन आप ना लें। ठीक है। इस वेल्डिंग के द्वारा सोना भी वेल्ड किया जाता है। तांबा, टंगस्टन, मोलिब्डेनम जैसी धातु वेल्डिंग की जाती है। सीधे तार की वेल्डिंग परक्यूजन वेल्डिंग के द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि ये फ्लैश बट वेल्डिंग है। परक्यूजन वेल्डिंग का प्रयोग पतले कार्यखंडों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। तो कई जगह पर पतले कार्यखंड को जोड़ने के लिए वेल्डिंग किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। अगला हमारा आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखने वाले हैं, लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो आपका नीचे है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग शायद और इसके नीचे लिखा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसमें क्या है। ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का आपका थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद फिगर आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार की वेल्डिंग में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि कोई दो धातु का टुकड़ा है। ठीक है, उस दोनों धातु के टुकड़ों को क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमको वेल्डिंग करना है उस पॉइंट पर हम पहले उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। थोड़ा सा गर्म करके क्या करेंगे कि उसको इतना ऊष्मा पैदा कर देंगे उसमें कि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए और वो भाग जो है प्लास्टिक अवस्था में आ जाए, यानी हल्के से पिघलने की अवस्था में आ जाए। फिर उसको क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मैकेनिकल प्रेशर यानी यांत्रिक दाब, यानी अपना खुद का दाब लगाएंगे या किसी इक्विपमेंट्स के द्वारा, मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा दाब लगा करके कुछ देर तक उसको उसी पर रोके रहेंगे। उसके बाद वो अपने आप जुड़ जाता है। जैसे आप फेविक्विक करते हो ना, फेविक्विक में क्या होता है कि कहीं पर भी अपना लगा करके फेविक्विक फिर कुछ देर तक उसको रोक के रखते हो या उस पर फूंकते हो आप सभी, है ना। तो समझ लो फूंकना ही आपका यहाँ पर यांत्रिक प्रेशर हो गया है, मैकेनिकल डिवाइस है आप। ठीक है, तो इसी तरीके से इस वेल्डिंग में क्या होता है कि दो धातु कार्यखंडों को दोनों तरफ जहां पर वेल्डिंग करना है वहां पर क्या करेंगे, पिघला देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको दोनों को प्रेस कर देंगे, थोड़ी देर तक उसको रखेंगे और उसमें क्या होगा कि जुड़ने की पर्याप्त शक्ति आ जाएगी। थ्योरी में कुछ इतना ही लिखा है और ये आपके सामने फिगर है। यहाँ पॉइंट पे जोड़ना था। पहले हमने क्या करा कि यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपके पहले यहाँ पिघला दिया हम लोगों ने, है ना, पिघला दिया। फिर उसके बाद आप सभी क्या किया कि इन दोनों धातुओं को मैकेनिकल प्रेशर के माध्यम से इसको जोड़ने की कोशिश करी और इसको थोड़ी देर तक प्रेस करके रखे रहा और ये आपस में जुड़ने की शक्ति आ गई। तो ये है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आप आराम से थ्योरी देख लेना कितनी देर मैंने रोका था। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्या लाभ हैं। ठीक है, ये आपकी तीव्र वेल्डिंग है। वेल्डिंग की प्रक्रिया आसानी से स्वयं चालित की जा सकती है, यानी आप आराम से स्वयं कर सकते हो। और ये एक सस्ती वेल्डिंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें धातु को गर्म ही तो करना है। प्रारंभिक औजारों का इसमें अधिक मूल्य है। फटीग रेजिस्टेंस की कमी होती है। लैप जॉइंट के कारण भार बढ़ जाता है। देखेंगे आप सभी, जो आप सभी जुड़ रहा है ना, तो ये आपके लैप जॉइंट में जुड़ रहा है। बट जॉइंट कुछ इस तरीके का था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन लैप जॉइंट कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो इसमें आपका जब ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा तो इससे इनका लोड जो है वो बढ़ जा रहा है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, और फटीग रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, यानी अगर ज़्यादा इसको तोड़ मड़ोड़ कर रहे हो तो ये टूटने की क्षमता भी इसमें जल्द से जल्द आ जाएगी। ये आपकी लिमिटेशन है। ठीक है, अब हमारा आता है स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा।
स्पॉट वेल्डिंग में आप सभी का देखिएगा तो कुछ इस तरीके का ये आपका धातु है, ये आपका धातु है, यानी दो वर्क पीस हैं, ठीक है। इन दोनों वर्क पीस पर किसी एक जगह पर सपोज करो ये स्पॉट है, ठीक है। इस स्पॉट पर ये भी आपका आ रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड और यहाँ से भी कॉपर इलेक्ट्रोड। इस स्पॉट पर एक ऐसा स्पॉट कर देगा जिससे पूरा जुड़ जाएगा, ठीक है। किसी इंडस्ट्री में जब जाओगे, मैंने तो विजिट करा था वहाँ पर, स्पॉट वेल्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। लेकिन स्पॉट वेल्डिंग जो है किसी एक पॉइंट पर स्पॉट कर देता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर वो वेल्डिंग करता है, ठीक है। इस वेल्डिंग विधि द्वारा धातुओं को बिंदुओं के रूप में वेल्ड किया जाता है तथा क्षण इलेक्ट्रोड के मध्य जोड़े जाने वाले धातु खंड को पकड़ा जाता है और उच्च धातु प्रवाहित की जाती है। फिर इलेक्ट्रोड द्वारा ही दाब लगाकर बिंदु जोड़ प्राप्त कर लेते हैं। दाब लगाने के समय विद्युत प्रवाह को बंद कर दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप प्रेशर लगा रहे होंगे तो क्या करेंगे कि विद्युत प्रवाह को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब प्रोजेक्शन वेल्डिंग है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग को भी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वेल्डिंग में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि कोई भी दो वर्क पीस जोड़ना है, जहाँ जहाँ जुड़ना है वहाँ पर हम पॉइंट कर लेते हैं, यहाँ वहाँ पर थोड़ा सा उसको निकाल देते हैं सिरा, ठीक है। तो जब हम आप वेल्डिंग करेंगे तो जो धारा प्रवाहित करेंगे ना सिर्फ वही पॉइंट पर ही जाएगी, इससे हमारे धारा वगैरह की बचत होती है। ये आपकी प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। कभी कभी वेल्डिंग करने के स्थान पर बिंदुओं के रूप में उभार बना दिए जाते हैं और अधिक टचिंग एरिया में इलेक्ट्रोड से धारा प्रवाहित करके जोड़ दिया जाता है, जिससे पूरे क्षण की अपेक्षा कुछ ही बिंदु पर धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के वेल्डिंग को हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग नट और अन्य चूड़ी, यानी नट तो भाई 2-3 जगह ही रहते हैं पूरे प्रोसेस में, ठीक है, को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा सीम वेल्डिंग है। सीम वेल्डिंग में क्या होता है कि आपके दोनों पहिया जो हैं ये आप देखेंगे इसके बीच में रन करते रहते हैं और ये जो हमारा जो प्रोसीजर है ये चलता रहता है। यहाँ पर भी वही कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। सिलेंडर जो है इसके बीच में आप सभी का वर्क पीस आएगा, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली रन करता रहता है। जैसे ही आप प्रेस करोगे, ठीक है, नीचे से लगा रहता है प्रेस करने का, जैसे ही आप प्रेस करोगे ये इसको सीम के साथ बाहर निकाल देगा और वो पूरी वेल्डिंग कर देगा। इसमें इलेक्ट्रोड छड़ों के रूप में ना होकर सिलेंडर के रूप में होते हैं जो वेल्डिंग करते समय घूमते रहते हैं। इस तरह के वेल्ड लगातार होता रहता है, ठीक है। इसमें धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रोड का दाब दोनों लगातार बने रहते हैं। सीम वेल्ड का प्रयोग बड़ी बड़ी चादरों, पाइपों, लंबे क्षेत्र में वेल्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब सपोज करिए इसका वेल्डिंग का कहाँ उपयोग किया जाता है। कोई आपका टीन का डिब्बा है, ठीक है, कोई टीन का डिब्बा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो कुछ सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट पर उसको जोड़ना है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे पकड़ करके इस पॉइंट को लेकर के इसी के बीच में रखते हैं, ठीक है। इसी के बीच में रखेंगे तो पूरा आप सभी का एक तरफ से पूरा वेल्डिंग कर देगा, क्योंकि लीकेज वगैरह की समस्या जिससे ना आए, ठीक है। ये आपका बी का निकल गया। कौन सी वेल्डिंग थी अभी? सीम वेल्डिंग निकल गई। अब आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, इसको सा के नाम से जानते हैं। इसमें भी कुछ है नहीं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर पूरी थ्योरी लिखी हुई है। मैं आप सभी को एक बार में पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं, अगर आप सभी के पास टाइम रहेगा, अगर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को देखना है तो यूट्यूब पर एक वीडियो देख लेना, ठीक है। इसमें बड़े बड़े जो भी सामान है ना, उनको क्या करते हैं कि उनके ऊपर एक दाना डाल देते हैं, ठीक है। दाना डाल करके उसके ऊपर से वेल्डिंग करते हैं और वो दाना हटता हुआ जाता है और पूरा हमारा वेल्डिंग निकल कर आता है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी मुझे लगता है यूट्यूब पर, आप उसको देख लेना। उससे आपको एक माइंडसेट में क्लियरिटी आ जाएगी। इससे आपको शायद कोई क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है। देखेंगे ये वायर है, ठीक है, ये आपका वेल्डिंग फ्लक्स है जो कि दाने के रूप में डाला जा रहा है, ठीक है। और ये आपका वेल्डिंग मेटल रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर मोल्टन मेटल है और ये आपका पूरा वर्क पीस है, ठीक है। और एसी और डीसी धारा यहाँ पर प्रवाहित करके सब कुछ काम को किया जा रहा है। यह एक प्राकृतिक वेल्डिंग होती है, ठीक है, यह एक प्राकृतिक वेल्डिंग है। इस प्रक्रम में आर्क द्वारा वेल्डिंग कार्य पूर्ण किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रम में आर्क द्वारा वेल्डिंग कार्य को पूर्ण किया जाता है। इसमें बेयर इलेक्ट्रोड या कटिंग रहित इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गालक या फ्लक्स एक जो है परत का निर्माण करते हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया कि आप उसमें पूरे दाने को डाल देंगे, ठीक है, जो कि गालक और फ्लक्स के रूप में है, पूरा ऊपर बिछा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आर्क का निर्माण फ्लक्स पाउडर के नीचे होता है। प्रयुक्त फ्लक्स प्रायः दानेदार पाउडर की अवस्था में होते हैं। यह एक प्रकार का स्वचालित प्रक्रम होता है। इस प्रक्रम का उपयोग कुंद जोड़ बनाने में किया जाता है। इसमें डीसी और डीसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें 300 एम्पीयर से 400 एम्पीयर तक की धारा, मतलब सब मिला जुला करके जिसका वेल्डिंग करना होता है उसके ऊपर हम एक परत बिछा देते हैं, ठीक है। और फिर बेयर इलेक्ट्रोड की मदद से पूरा आप सभी का वेल्डिंग प्रोसीजर होता है, यानी जो आपका वेल्डिंग इक्विपमेंट्स होता है उन परत के ऊपर से आता है, जिससे एक सरफेस जो है वो बेहतर ढंग का निकल कर वेल्डिंग करते हुए आता है। ये है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। यह विधि जो है वो तेज गति से होती है। डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। इसमें एज प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें डिपोजिशन जो रेट होता है वो अधिक होता है।
और बाकी इसमें डिसएडवांटेज में है, यह प्रक्रिया केवल समतल स्थिति में ही किया जा सकता है, क्योंकि दाना जो है वो समतल की स्थिति में डालेंगे वरना वो अगल बगल गिरेगा। ठीक है, इसमें बड़ी मात्रा में गालक का प्रयोग किया जाता है, एक महंगी प्रक्रिया है, इसका बेस प्राइस अधिक होता है। जब आप इस वीडियो को देखो, जो वीडियो देखोगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ना, तो इसमें इतने ज़्यादा दाने रहते हैं जिस भी वेल्डिंग इक्विपमेंट पे करना होता है, मतलब सभी दानों का उपयोग तो नहीं होता, लेकिन वो पूरा उसके ऊपर बिछाना पड़ता है, उसके बाद ही होता है। ठीक है, तो काफ़ी तेज़ी से होता है प्रोसीजर, लेकिन वो आप एक बार वीडियो देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि उसमें एनिमेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के वेल्डिंग का प्रयोग जहाज निर्माण, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, कारखानों इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा आता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लाज्मा बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो प्लाज्मा का मतलब समझ सकते हैं कि मतलब एक आर्क के रूप में निकल कर आती है। ठीक है, आर्क के रूप में एक प्लाज्मा बनाएगी। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एक आर्क वेल्डिंग प्रोसीजर है। पहला नंबर तो एक आर्क वेल्डिंग प्रोसीजर है जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की तरह ही होती है। जब किसी गैस को इलेक्ट्रिक आर्क से गुजारा जाता है, जब किसी गैस को इलेक्ट्रिक आर्क से गुजारा जाएगा तो वह गैस अपने आयनों से टूट जाती है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रोडों को छोड़ देती है। इस घटनाक्रम द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन गैस के आयनों तथा गैस के परमाणु के मिश्रण को उत्पन्न पदार्थ को ही प्लाज्मा कहते हैं। अगर किसी गैस को इलेक्ट्रिक आर्क से गुजारा जाएगा तो वह गैस जो है अपने आयनों में टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देंगे। इस घटनाक्रम के द्वारा जो प्राप्त इलेक्ट्रॉन गैस के आयन हैं तथा गैस के परमाणुओं के मिश्रण है, इससे उत्पन्न पदार्थ को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रायः दो इनर्ट गैसों का प्रयोग होता है, एक तो प्लाज्मा आर्क बनाती है तथा दूसरी इस आर्क को सुरक्षित करने हेतु एक कवच प्रदान करती है। कुछ इस तरीके की आपकी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है। यहाँ पर आपका प्लाज्मा बनेगा पूरा और यहाँ पर आपका पूरा वर्कपीस वेल्ड होकर के आएगा। ठीक है, ये आपकी डीसी पावर सप्लाई है। ठीक है, यहाँ से प्लाज्मा आर्क एक छोटे से नीडल के माध्यम से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर वाटर की सप्लाई करने के लिए भी एक नोजल लगा है। ठीक है, और ये एक सील्डिंग गैस नोजल है और ये आपका वेल्डिंग हुआ प्रोसीजर है। ठीक है, वेल्डिंग पूल है। इसी क्रम में आता है लेज़र बीम वेल्डिंग। लेज़र बीम वेल्डिंग में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि लेज़र किरण यहाँ पर निकलेगी और यहाँ पर जो भी आपका वर्कपीस है उसको वेल्डिंग करने के लिए कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जेनॉन फ्लैश ट्यूब है। ठीक है, लेजर क्रिस्टल मिरर है और यहाँ पर लेज़र बीम बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। ठीक है, और बस इतना ही है। बाकी इसमें कुछ देखने की लायक है जो आप सभी इसकी थ्योरी समझ सकते हैं, इसमें थ्योरी में क्या क्या होता है। जैसा कि आपको पता चला कि ये आपका लेज़र बीम है, तो लेज़र बीम जो होती है वो उच्च प्रकाश तरंग जो होती है, मतलब रेडिएशन है आप सभी का, उच्च प्रकाश पुंज है, एक किरण है कह सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो जब उच्च प्रकाश किरण है यानी बहुत तेज़ी से निकल रही है तो उसमें ऊष्मा होती है। ठीक है, और उसी ऊष्मा का फ़ायदा उठा करके यानी जो आपकी तीव्र निकल रही है किसी भी पॉइंट पे ले जा करके आपको वहाँ पर वेल्डिंग प्रोसीजर को किया जा सकता है। ये आपको बस फिगर इसमें जानना होगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, ये आप सभी बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक लेज़र बीम एक दर्पण या फोकसिंग लिंक से निकलने के पश्चात कारखंड से टकराते हैं। जब ये प्रकाश ऊर्जा कारखंड पर टकराती है तो बहुत उच्च ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिस कारण कारखंड अपनी प्लास्टिक अवस्था में आने के बाद ठंडा होने के पश्चात, जो कि ऊपर आपको कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, एक अच्छा गुणवत्ता वाला जोड़ प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी में आता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ठीक है, यह वेल्डिंग प्रक्रिया अपरंपरागत वेल्डिंग प्रक्रमों के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में फ्यूजन के लिए आवश्यक ऊष्मा, यानी हर जगह पर वेल्डिंग करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है और ऊष्मा विभिन्न तरीकों से हम प्राप्त कर रहे हैं, यही आप सभी का वेल्डिंग प्रोसीजर है। ठीक है, तीव्र गति के इलेक्ट्रॉनों के पार्ट्स पर टकराने के कारण होती है। ठीक है, तो ये आप सभी का फिगर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर टंगस्टन की जो है फिलामेंट रॉड यूज की गई है। बाकी आप सभी का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूजिंग कॉइल है और यहाँ पर आपका सभी का इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम कुछ इस तरीके से आपका तीव्र होते हुए आ रहा है। ठीक है, तो बस इलेक्ट्रॉन बीम को समझना होगा और इसकी थ्योरी को देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। बस उसके बाद आप सभी का प्रोसीजर यहाँ पर वेल्डिंग वाला समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है वेल्डिंग का, उसके बाद और भी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति होती है कि इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग करने से पहले दोनों पार्ट्स को कसने के लिए प्रयुक्त तंत्र को डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है। यानी आपका जो वेल्डिंग करने से पहले दोनों पार्ट्स को कसने के लिए प्रयुक्त तंत्र को हम जो करेंगे वो मैग्नेटिक अवस्था में हो तो उसे हमको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन बीम परिवर्तित ना हो सके, यानी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कहीं डिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है,
दोनों पार्ट्स के बीच लगभग इतने तक का गैप रखना पड़ता है। दोनों पार्ट्स के बीच में आपको गैप तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और यह एक अत्याधुनिक वेल्डिंग तकनीक है। जोड़ लगाने हेतु आवश्यक ऊष्मा तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ ऊष्मा की प्राप्ति करना है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गतिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर वेल्डिंग। गतिक ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय, जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है जो अपनी गतिक ऊर्जा में, उसी को हम एक जगह पर टकराएंगे, तो जब वो टकराएगा सब एक तरफ से आकर के, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और वेल्डिंग का कार्य हमारा जो है वो पूरा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति एक गन द्वारा होती है। जोड़े जाने वाले दोनों कार्यखंडों के मध्य इतने से लेकर इतने तक की गैप रखते हैं, ये आपको बताया गया है, ठीक है। और कार्य प्रारंभ करने से पहले जो कार्यखंड की सतह है उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, और फिर जो चैम्बर रहेगा जहाँ पर हो रहा है उसको पूरा हम वैक्यूम बनाएंगे, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन वगैरह डिफ्लेक्ट ना हो। और इलेक्ट्रॉन गन में टंगस्टन धातु का फिलामेंट यूज करेंगे, जिसे विद्युत स्रोत डीसी और डीसी से जोड़ करके 2000 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। टंगस्टन फिलामेंट या तंतु से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होते हैं, जो कि कैथोड द्वारा रिपेल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नोड के मध्य एक छिद्र रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से निकल करके आपके इलेक्ट्रोड पर, कार्यखंड पर जो है वो टकराते हैं। तो यहाँ पर 2000 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे विद्युत स्रोत से, और फिर जो टंगस्टन फिलामेंट है तंतु से है, जो इलेक्ट्रोड निकलेंगे, ठीक है, वो कैथोड के द्वारा रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के बाद एक छोटे से छिद्र से निकाल करके उसको उसकी गति का इस्तेमाल करते हुए उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करके अपनी बिल्डिंग के प्रोसीजर को अपनाते हैं, ठीक है। कभी कभी डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड वेल्डिंग तकनीक पूछ लेता है, इसको देख लेते हैं। आप सभी इसको समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग दाईं से बाईं तरफ की जाती है। इस वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग जो है वो राइट वर्ड से लेफ्ट वर्ड की तरफ की जाती है। जब लेफ्ट वर्ड की बात आए, राइट वर्ड में आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ की जाती है, ठीक है। फिलर रॉड वेल्ड लाइन से 30 से 40 डिग्री के कोण पर रहता है। इसमें भी आपका फिलर रॉड 30 से 40 डिग्री के कोण पर ही रहता है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में क्या होती है कि फिलर रॉड की जो खपत है वो ज़्यादा होती है, इसमें खपत जो होती है वो कम होती है, ठीक है। लेफ्ट वार्ड में गैस अधिक होती है, खर्च होती है। राइट वार्ड में गैस खर्च कम होती है। लेफ्ट वार्ड में जब गैस अधिक खर्च होगी, फिलर रॉड अधिक खर्च होगा, तो ये एक महंगी विधि है। और आपकी राइट वार्ड विधि जो है वो एक सस्ती विधि है, ठीक है। इसमें बेल्ट लाइन जो ब्लो पाइप है वो बेल्ट लाइन के साथ 7 से 70 डिग्री पर रहता है, ये 30 से 40 डिग्री पर रहता है, ठीक है। ये फेरस और नॉन फेरस दोनों पदार्थों को जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। इसको अधिकांश स्टीलों का प्रयोग कर जोड़ने को लेकर के प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी क्रम में आपसे पूछ लिया जाता है गैस वेल्डिंग और आपके विद्युत आर्क वेल्डिंग में अंतर बताओ। आप सभी को पता होना चाहिए कि वेल्डिंग के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो गैस वेल्डिंग है तो ऊष्मा गैस से प्राप्त होगी, आर्क वेल्डिंग है तो ऊष्मा आर्क से प्राप्त होगी, ठीक है। अब आप इसकी गैस वेल्डिंग है तो इसमें फिलर रॉड की जरूरत पड़ेगी। आपकी आर्क वेल्डिंग है तो आपसे आर्क ही जनरेट करके उसको ऊष्मा देंगे, और वहाँ पर फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें अलग से फ्लक्स की भी आवश्यकता पड़ती है, इसमें अलग से फ्लक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर प्रयोग किया जाता है, और इसमें आप विद्युत के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर विद्युत सप्लाई नहीं होती है, इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर विद्युत सप्लाई होती है, ठीक है। इसके लिए वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग किया जाता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन होल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सभी का पार्ट 1 था, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 50 मिनट या 52 मिनट के अंदर कंप्लीट करा दिया है। दूसरा पार्ट आप सभी को इसी चैनल पर मिल जाएगा, पार्ट 02। अभी मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा जो आज के दिन एग्ज़ाम के दिन है। बाकी इसकी वीडियो को बाद में कभी कोई देख रहा है तो वो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, वहाँ से आप सभी देख सकते हो। पार्ट 2 का वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं अभी पब्लिक कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।